हेलो स्टूडेंट्स, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोलाइसिस। लास्ट पार्ट है इस चैप्टर का। बताया था कि ये जो हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर 3 पार्ट में डिवाइड है। पहला कंडक्टिविटी जो कि कोलोसला तक है, उसके बाद इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स आ जाती हैं जिसमें हमारी बैटरीज आ गई, नर्स्ट इक्वेशंस आ गई और ये आपका कोरोजन आ जाता है। अब लास्ट पोर्शन के अंदर इलेक्ट्रोलाइसिस है। इलेक्ट्रोलाइसिस बेसिकली है क्या चीज़? केमिकल चेंज ड्यू टू पासिंग इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स भी आप उनको बोल सकते हो। एंड इलेक्ट्रोलिटिक सेल इज ए डिवाइस विच कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। तो इलेक्ट्रोलाइसिस में हम करते क्या हैं, हम किसी भी सॉल्यूशन से, इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन से करंट पास करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी जब पास की जाएगी तब उसमें जो चेंजेस होंगे, ऑब्वियसली आपको 2-3 चीज़ें इसमें ध्यान रखनी है। कैटायन गोज टू कैथोड, एनायन गोज टू एनोड। कैटायंस कैथोड पर जाएंगे और वहाँ पर जो चेंज आपको मालूम है रिडक्शन होगा कैथोड पर। एनायंस एनोड पे जाएंगे, वहाँ ऑक्सीडेशन हो जाएगा एंड न्यूट्रल सब्सटेंसेस आर प्रोड्यूस्ड। तो ये चीज़ आपकी इलेक्ट्रोलिसिस है। इलेक्ट्रोलिसिस इज ए प्रोसेस इन विच केमिकल चेंजेस टेक्स प्लेस बाय द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, द प्रोसेस इज कैरिड आउट इन द इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक। एक टैंक के अंदर इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन लिया जाता है कंटेनिंग सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। द 2 मेटल इलेक्ट्रोड्स आर सस्पेंडेड इन द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में 2 इलेक्ट्रोड डिप कर दिए जाते हैं एंड इलेक्ट्रोड कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी इज कॉल्ड एनोड। अब यहाँ ध्यान रखना, यहाँ पॉजिटिव टर्मिनल एनोड है, जबकि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में हमारा नेगेटिव टर्मिनल एनोड होता है। इलेक्ट्रोड कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी is called cathode. When electrolyte is dissolved in water, it splits into cation and anion. When electric current is passed through the solution, cation moves toward the cathode, anion moves towards anode. At cathode, reduction takes place. At anode, oxidation takes place. Anions at anode give up their electrons, and cation at cathode take up electrons and form neutral particles. This is the primary change, and that gives primary product. Primary product may combine further to form molecules or compound called secondary product, and this change is called secondary change. क्या मतलब है इसका, जरा देखिए जरा। ये हमने अभी किया था कि इलेक्ट्रोलाइसिस है क्या चीज़। इलेक्ट्रोलाइसिस में बेसिकली हम क्या करते हैं, वी हैव एन इलेक्ट्रोलिटिक टैंक कंटेनिंग इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन. 2 metallic rods are dipped in the solution. One is connected with the positive terminal of the battery and other is connected with the negative terminal. यहाँ नेगेटिव टर्मिनल आपका एनोड होता है, सॉरी नेगेटिव टर्मिनल कैथोड होता है यहाँ पर। ये आपका कैथोड है और ये आपका एनोड है। अब जब आप इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट डालते हैं, इलेक्ट्रोलाइट सपोज आपने कोई भी साल्ट डाल दिया, ए बी साल्ट, इस सॉल्यूशन के अंदर ए कैटायन प्लस बी एनायन में डिसोसिएट हो जाता है। कैटायन गोज टू कैथोड, एनायन गोज टू एनोड। वैसे भी ध्यान, एक कैटायन है, पॉजिटिव आयन है तो नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जाएगा, तो कैटायन गोज टू कैथोड। एनायन है तो पॉजिटिव टर्मिनल मतलब एनोड की तरफ जाएगा, एनायन गोज टू एनोड। तो कैथोड पर पहुंचने के बाद रिडक्शन विल टेक्स प्लेस एट कैथोड, रिडक्शन विल टेक्स प्लेस। अब क्या होगा यहाँ पर, अब कैटायन हमारा था ए पॉजिटिव, इट गोज टू कैटायन, इट गोज टू कैथोड, कैथोड पर होगा रिडक्शन, रिडक्शन मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इट विल प्रोड्यूस ए सब्सटेंस, न्यूट्रल सब्सटेंस बना लेगा। ऐसे ही एनायन पर, एनायन विल गोज टू एनोड और वहाँ पर होता है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह से हमारा न्यूट्रल सब्सटेंसेस बन जाते हैं, इनको बोलते हैं प्राइमरी प्रोडक्ट। हो सकता है कि प्राइमरी प्रोडक्ट ये फिर आपस में कंबाइन करके मॉलिक्यूल बना ले, इसको हम सेकेंडरी प्रोडक्ट भी कह देते हैं। ये हमारा इलेक्ट्रोलाइसिस है। एग्जाम्पल लेते हैं हम सोडियम क्लोराइड का। सपोज कीजिए मैं मोल्टन सोडियम क्लोराइड की इलेक्ट्रोलाइसिस करता हूँ, आगे इसमें आनी है तो मैं पहले ही दिखा देता हूँ इसको कि सपोज कीजिए मैंने मोल्टन सोडियम क्लोराइड लिया है यहाँ पर, दिस इज़ NaCl, दिस इज़
NaCl, ये 2 इलेक्ट्रोड हैं, एनोड एंड कैथोड। दिस इज एनोड एंड दिस इज कैथोड। तो NaCl है, जैसे आप पानी में डालोगे NaCl विल डिसोसिएट इनटू, सॉरी मोल्टन है, लिक्विड स्टेट में आते ही ये सोडियम आयन और क्लोराइड आयन में कन्वर्ट हो जाता है। तो एनोड पर क्या रिएक्शन होगी, अब देखिए ज़रा। एनोड पर एनायन, क्लोराइड आयन है, दे विल गेट ऑक्सीडाइज टू प्रोड्यूस क्लोरीन एटम एंड इलेक्ट्रॉन। एनोड है, ऑक्सीडेशन होगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, फिर क्लोरीन एटम कंबाइन करके क्लोरीन मॉलिक्यूल बना लेते हैं। तो ये प्राइमरी प्रोडक्ट हो गया, ये सेकेंडरी प्रोडक्ट हो गया। इसके बाद एनोड पर क्या होगा, सॉरी ये तो एनोड पर, तो कैथोड पर क्या होगा। कैथोड पर आपकी जो रिएक्शन होगी, कैटायन गोज टू कैथोड। अब यहाँ हमारे कैटायन है सोडियम आयन, कैटायन गोज टू कैथोड, वहाँ हो जाता है रिडक्शन कैथोड पर। और रिडक्शन मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन गेन करके ये सोडियम मेटल बना लेंगे। तो कुल मिलाकर करंट, इलेक्ट्रिसिटी पास करने की वजह से सोडियम क्लोराइड सोडियम मेटल और क्लोरीन गैस में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये केमिकल चेंज है इलेक्ट्रिक करंट पास करने के कारण। तो ये प्रोसेस होती है, इसमें हमारे पास एक तो आता है प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। जब इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, जब इलेक्ट्रोलाइसिस की जाती है बेसिकली बन क्या है। तो पहले तो ये आपका एग्जांपल आ गया, जैसे कि इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन सोडियम क्लोराइड का। मोल्टन सोडियम क्लोराइड का मैंने भी एग्जांपल लिया, सोडियम क्लोराइड चेंज इनटू सोडियम आयन एंड क्लोराइड आयन। और जब करंट पास होंगे कैथोड पर कैटायन इलेक्ट्रॉन गेन करके रिड्यूस हो जाएगा, रिडक्शन सोडियम मेटल। एनोड पर एनायन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करके प्राइमरी प्रोडक्ट बना लेगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा और सेकेंडरी प्रोडक्ट भी बन जाता है इसके अंदर। ये तो हो गया आपकी मोल्टन सोडियम क्लोराइड की इलेक्ट्रोलाइसिस। और अब अगर आपका मोल्टन अगर एक्वस सोडियम क्लोराइड हो, तब एक से ज़्यादा कैटायन हो सॉल्यूशन के अंदर, तब किसकी रिडक्शन होगा, और एक से ज़्यादा एनायन हो तब किसका ऑक्सीडेशन होगा। इस तरह कई बार कंडीशंस आ जाती हैं। तो एक चीज़ तो आपको ध्यान रखनी है कि अगर आपके कैथोड पर एक से ज़्यादा आयंस हैं, जैसे मोल्टन की बजाय एक्वस NaCl हो सपोज कीजिए। अब एक्वस NaCl होगा तो उसमें वाटर भी होगा और सोडियम क्लोराइड में सोडियम आयन और क्लोराइड आयन भी होंगे। तो जब बात कैथोड की होगी, इफ द 2 और मोर कैटायंस आर प्रेजेंट एट एन इलेक्ट्रोड द कैटायन विद हायर रिडक्शन पोटेंशियल गेट रिड्यूस। तो 2 आयन अगर हैं तो दोनों में से एक आयन का रिडक्शन होगा, और वो कौन सा आयन होगा, जिसका वो रिडक्शन पोटेंशियल जिसका ज़्यादा होगा वो रिड्यूस होगा। वैसे भी आपको डेफिनेशन, बाय डेफिनेशन आपको मालूम है रिडक्शन पोटेंशियल होता है क्या है, टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस। तो जिसकी रिड्यूस होने की टेंडेंसी ज़्यादा वो रिड्यूस होगा, और जिसकी रिड्यूस होने की टेंडेंसी कम होगी वो रिड्यूस नहीं हो पाएगा। मोल्टन सोडियम क्लोराइड के केस में सिर्फ हमारे पास सोडियम और क्लोराइड आयन ही थे। कैटायन पर, कैथोड पर एक ही कैटायन जाता है, एनोड पर एक ही एनायन जाता है। लेकिन अगर एक्वस सोडियम क्लोराइड हो तो हमारे पास सोडियम आयन कैथोड पर जाएगा, सोडियम मेटल प्रोड्यूस कर सकता है, लेकिन साथ के साथ वाटर भी रिड्यूस हो सकता है। अगर वाटर रिड्यूस होता है तो वाटर विल गेन 2 इलेक्ट्रॉन एंड प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस एंड 2 OH आयंस। तो कुल मिलाकर हमारे पास एक्वस सॉल्यूशन में सोडियम भी प्रोड्यूस हो सकता है और हाइड्रोजन गैस भी प्रोड्यूस हो सकती है। अब ये कौन से प्रोड्यूस होगी, रिएक्शन ये होगी या ये होगी, वो आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पे डिपेंड करता है। जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा वो रिड्यूस होता है, वो आपके -0.83 वोल्ट है, इसलिए -2.71 है। तो वाटर का रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है, तो अगर एक्वस सॉल्यूशन होगा तो सोडियम कभी भी रिड्यूस नहीं हो पाएगा, सोडियम आयन, वाटर रिड्यूस होगा। इन बोथ सोडियम आयन एंड वाटर आर प्रेजेंट, देन वाटर विल गेट रिड्यूस ड्यू टू हाइयर रिडक्शन पोटेंशियल। ऐसी एनोड पर अगर 2 आयन होंगे तो 2 आयन में से एक आयन ही ऑक्सीडाइज हो पाएगा, और वो कौन सा होगा, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा। कैथोड पर जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होता है वो रिड्यूस होता है, एनोड पर जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होता है वो ऑक्सीडाइज होता है। क्योंकि रिडक्शन पोटेंशियल कम होने का मतलब है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा। आपको पहले ही बताया था रिडक्शन पोटेंशियल और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू सेम होती है, लेकिन साइन अपोजिट होता है। तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा, और जिसका ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी ज़्यादा होगी वही ऑक्सीडाइज होगा एनोड पर। तो यही चीज़ में गिवन है। तो फ्लोराइड और क्लोराइड अगर 2 आयन आपके हों, फ्लोराइड का रिडक्शन पोटेंशियल +2.87 है, क्लोराइड का रिडक्शन पोटेंशियल 1.36 है। तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम वो ऑक्सीडाइज
होगा। तो इफ़ टू और मोर आयन्स आर प्रेजेंट एट एनोड, द एनायन विद लोअर रिडक्शन पोटेंशियल will get oxidized at anode. If both fluoride and chloride are present at anode, then chloride having a reduction potential 1.36, जिसकी reduction potential कम है, वो ऑक्सीडाइज होगा, while fluoride with reduction potential प्लस 2.87 ज़्यादा है reduction potential, तो वो ऑक्सीडाइज नहीं हो पाएगा। तो इस तरह से हमें अगर एक से ज़्यादा आयन प्रेजेंट हो तो कौन सा आयन रिड्यूस होगा कैथोड पर या कौन सा आयन ऑक्सीडाइज होगा एनोड पर, वो हमने उसके रिडक्शन पोटेंशियल से कैलकुलेट करना है। कैथोड पर जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा वो रिड्यूस होगा, एनोड पर जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम वो ऑक्सीडाइज होगा। तो इस तरह से मोल्टन NaCl का हमने एग्जांपल लिया। अब हम लेते हैं एक्वस NaCl का एग्जांपल। ये देखिए ज़रा, अगर एक्वस NaCl हो हमारे पास, तो अब एक्वस NaCl में हमारे पास क्या क्या होता है। सॉल्यूशन के अंदर हमारे पास एक्वस NaCl की अगर हम बात करें तो दो चीज़ें हैं। हमारे पास एक्वस NaCl में सोडियम क्लोराइड विल डिसोसिएट इनटू सोडियम आयन एंड क्लोराइड आयन। कैटायन गोज टू कैथोड, ये कैथोड पर जाएगा, लेकिन कैथोड पर वाटर भी होगा, ये भी ध्यान रखना। तो सोडियम और वाटर में से एक रिड्यूस होगा, वो हमें देखना है रिडक्शन पोटेंशियल से। ऐसे क्लोराइड गोज टू एनोड, अब एनोड पर ये जाएगा तो फिर वहाँ पर भी वाटर होगा, तो एनायन और वाटर में से भी एक ही ऑक्सीडाइज होगा। अब वो कौन सा होगा वो रिडक्शन पोटेंशियल से ही चेक करना है। तो यहाँ क्या प्रोडक्ट बनेंगे देखिए ज़रा, ये हमारे पहले देखते हैं। NaCl solution are chlorine at the anode and hydrogen at cathode. The results are explained as below. Probable reaction at cathode, कैथोड पर कैटायंस आते हैं, तो सोडियम भी रिड्यूस हो सकता है, रिडक्शन पोटेंशियल -2.83, वाटर भी रिड्यूस हो सकता है, हाइड्रोजन प्लस 2OH आयन, तो हाइड्रोजन गैस भी प्रोड्यूस होती है, सोडियम भी प्रोड्यूस होता है। लेकिन होगा कौन सा, एक्चुअल में कौन सा होगा वो हमें इनमें से देखना है। जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा वो रिड्यूस होगा, तो यहाँ पर वाटर का रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा, वाटर रिड्यूस होगा, ये वाली रिएक्शन होगी। और इसी तरह से अगर हम एनोड पर जाते हैं तो एनोड पर हमारा क्लोरीन भी ऑक्सीडाइज हो सकता है, क्लोराइड्स भी ऑक्सीडाइज होकर क्लोरीन गैस प्रोड्यूस कर सकते हैं, और वाटर भी ऑक्सीडाइज होकर वाटर प्लस हाफ O2 प्लस 2HN प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये भी ऑक्सीडाइज होकर ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस कर सकता है। लेकिन होगा कौन सा वो डिपेंड करता है इनके ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल पे। जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम वो ऑक्सीडाइज होगा। तो क्लोरीन का जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो 1.136 है, वाटर का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल 1.23 है। लेकिन वाटर का जो ऑक्सीडेशन है वो एक स्लो प्रोसेस होती है, जिसकी वजह से रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, और रेजिस्टेंस बढ़ने की वजह से उसको कुछ एक्स्ट्रा वोल्टेज की ज़रूरत पड़ती है। तो वो एक्स्ट्रा वोल्टेज वाटर केस में 0.25, जिसको हम ओवर वोल्टेज बोलते हैं। तो कुल मिलाकर नेट वोल्टेज जो चाहिए वाटर केस में वो है 1.48 वोल्ट। तो वाटर को चाहिए 1.48 वोल्ट और यहाँ चाहिए 1.36, ये इसमें रिडक्शन पोटेंशियल हो गए। अब देखिए किसका ज़्यादा है। अगर हम बात सिर्फ रिडक्शन पोटेंशियल की करें तो रिडक्शन पोटेंशियल क्लोरीन और वाटर में वाटर का कम है, तो इस हिसाब से तो वाटर को ऑक्सीडाइज होना चाहिए। लेकिन वाटर के साथ प्रॉब्लम है ओवर वोल्टेज की, उतनी एक्स्ट्रा चाहिए। दोनों को मिलाकर वाटर के लिए रिक्वायरमेंट आ जाती है 1.48 डिस्चार्ज पोटेंशियल की, क्लोरीन के लिए 1.36। तो अब कम किसका हुआ, अगर दोनों को कंबाइन कर देते हैं हम, तो दोनों कंबाइन करने के बाद कम पड़ता है क्लोरीन का। तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा वही ऑक्सीडाइज होता है। तो क्लोरीन ऑक्सीडाइज होकर क्लोरीन गैस प्रोड्यूस करेगी। अगर मोल्टन था तो हमारा सोडियम और क्लोरीन प्रोड्यूस होता है, एक्वस हो तो हाइड्रोजन और क्लोरीन प्रोड्यूस होगी। तो कुल मिलाकर जो रिएक्शंस होंगी वो होगी एट कैथोड वाटर विल गेट रिड्यूस, एट एनोड क्लोरीन विल गेट ऑक्सीडाइज, क्लोराइड विल गेट ऑक्सीडाइज। तो हाइड्रोजन और क्लोरीन गैस प्रोड्यूस होती है एक्वस NaCl में। हाइड्रोजन एंड क्लोरीन इज प्रोड्यूस्ड एट इन एक्वस NaCl। तो ये एक्वस NaCl की इलेक्ट्रोलाइसिस थी, ये हमें ध्यान रखना है। अब इसमें एक चीज़ नहीं आ रही है, ओवर वोल्टेज। तो ओवर वोल्टेज होती क्या है, ओवर वोल्टेज आपकी डेफिनेशन है, इन ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वाटर टू द एनोड इज काइनेटिकली स्लो प्रोसेस। बताया था कि जो ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर है वो थोड़ा सा स्लो प्रोसेस है।
द स्लोनेस ऑफ दिस रिएक्शन क्रिएट्स इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस एट द इलेक्ट्रोड, जिसकी वजह से कुछ रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है। देयरफॉर सम एक्स्ट्रा वोल्टेज इज रिक्वायर्ड टू ओवरकम दिस रेजिस्टेंस, इस रेजिस्टेंस को ओवरकम करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा वोल्टेज की जरूरत पड़ती है। दिस एक्स्ट्रा वोल्टेज टू ऑक्सीडाइज वाटर एंड लिबरेट ऑक्सीजन इज कॉल्ड ओवर वोल्टेज। ये डेफिनेशन में आपकी ओवर वोल्टेज की है आपकी, जो कि एक्वस NaCl में आ गई। तो एक आपकी NaCl की इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोडक्ट, मोल्टन में क्या प्रोडक्ट बनेंगे और एक्वस NaCl में क्या प्रोडक्ट बनेंगे, आपको ये याद रखने हैं। इसी तरह से हमारा इसमें दो केस और भी आते हैं कॉपर सल्फेट के। एक कॉपर सल्फेट की इलेक्ट्रोलाइसिस, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट with attacking electrode and electrolysis of aqueous copper sulfate with inert electrode। inert electrode मतलब जो इलेक्ट्रोलाइसिस में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, जो इलेक्ट्रोड हम यूज़ करते हैं वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, तब उसको बोलते हैं इनर्ट इलेक्ट्रोड, जो कि आपके प्लेटिनम इलेक्ट्रोड है। ये जो प्लेटिनम इलेक्ट्रोड अगर आप यूज़ करोगे, ये इलेक्ट्रोलाइसिस में पार्टिसिपेट नहीं करते। इसी तरह से आपके दूसरा इसमें हो सकता है सर, एक रह गए इसमें, और दूसरा इसमें है जब हम अटैकिंग इलेक्ट्रोड यूज़ करें, मतलब कॉपर के इलेक्ट्रोड यूज़ करें और वो रिएक्शन में भी पार्टिसिपेट करेंगे। तो कुल मिलाकर हमारी ये दो कंडीशंस यहाँ पर हो सकते हैं कॉपर सल्फेट की इलेक्ट्रोलाइसिस में। अब सपोज कीजिए मैं पहले लेता हूँ प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। अब प्लेटिनम इलेक्ट्रोड का मतलब क्या है ये भी समझ लीजिए कि जो हमने इलेक्ट्रोड्स लिए हैं, अटैकिंग इलेक्ट्रोड्स का मतलब कि जब हम कॉपर सल्फेट की इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, ये सपोज कीजिए आपका कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है, एक मिनट, ये सपोज कीजिए आपका कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है, CuSO4, एक्वस है तो वाटर भी इसके अंदर है। यहाँ मैंने जो दो इलेक्ट्रोड लिए, ये दोनों प्लेटिनम के हैं, ये भी प्लेटिनम का है। इनका काम सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी पास करना है, क्योंकि ये इनर्ट हैं, रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते। तो जब हम इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे तो हमारे पास क्या क्या रिएक्शन की पॉसिबिलिटीज़ हैं। पहली बात तो कॉपर सल्फेट जो है वो हमें जो कॉपर सल्फेट है जो वो प्रोड्यूस करेगा कॉपर आयन और सल्फेट आयन। तो ऑब्वियसली कॉपर कैटायन है, गोज टू कैथोड, एंड सल्फेट आयन गोज टू एनोड। लेकिन कैथोड पर यहाँ पर क्योंकि एक्वस सॉल्यूशन है तो वाटर भी होगा, यहाँ पर भी वाटर होगा, तो ऑक्सीडेशन सल्फेट का होगा या वाटर का होगा, ऐसे ही रिडक्शन कॉपर आयन का होगा या वाटर का होगा। ये हमें देखना है, और वो हमें देखना है इनके रिडक्शन पोटेंशियल्स ही। तो कहेंगे देखिए जरा इनके रिडक्शन पोटेंशियल्स की वैल्यूज़ क्या है। हाँ जी, कॉपर सल्फेट इन एक्वस सॉल्यूशन आयनाइज एज कॉपर आयन एंड सल्फेट आयन। एनोड पर हमारे वाटर भी जा सकता है, वाटर ऑक्सीडाइज अगर होता है तो ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस करेगा, 2 H आयंस एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स। इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल 1.23 है, साथ में और वोल्टेज भी होती है 0.25 की, तो 1.48 हो जाता है। सल्फेट अगर ऑक्सीडाइज होता है तो इट विल प्रोड्यूस थायोसल्फेट आयंस H2O8, और इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है सॉरी रिडक्शन पोटेंशियल वो +1.96 है। तो एनोड पर ऑक्सीडेशन किसका होता है, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम हो। ओवर वोल्टेज जोड़ने के बाद भी वाटर का रिडक्शन पोटेंशियल 1.48 होता है, 0.25 जोड़ने के बाद। तो कुल मिलाकर वाटर का रिडक्शन पोटेंशियल कम है, तो एनोड पर तो ये वाली रिएक्शन होगी, सल्फेट का रिडक्शन ऑक्सीडेशन नहीं होगा। ऐसी कैथोड की अगर हम बात करें, कैथोड पर हमारा कॉपर भी रिड्यूस हो सकता है, कॉपर +2 इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस कॉपर मेटल, रिडक्शन पोटेंशियल है 0.34, और वाटर भी रिड्यूस हो सकता है, और वाटर का जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो -0.83 है। अब रिडक्शन कैथोड पर उस इलेक्ट्रोड का होता है जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा हो, तो यहाँ कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है +0.34, तो कॉपर रिड्यूस होगा, ये रिडक्शन नहीं होगा। तो कुल मिलाकर हमारा अगर हमारा कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है एट प्लेटिनम इलेक्ट्रोड्स, तो हमारा एनोड पर वाटर का ऑक्सीडेशन और ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस होगी, कैथोड पर कॉपर मेटल प्रोड्यूस होगा। लेकिन अगर हम ले लेते हैं विद कॉपर इलेक्ट्रोड, प्लेटिनम की जगह इलेक्ट्रोड भी कॉपर के ले लिए जाएं, अब कॉपर के इलेक्ट्रोड ले लिए जाएं तो ये हमारी रिएक्शन होगी कैथोड पर। अब कैथोड पर जो जो पॉसिबिलिटीज़ हैं, कॉपर आयन
देखिए ज़रा, कैथोड के ले रहा हूँ मैं, कॉपर आयन रिड्यूस हो सकते हैं, वाटर रिड्यूस हो सकता है। अब कॉपर मेटल जो है कॉपर रोड का, वो तो रिड्यूस होगा नहीं, वो ऑलरेडी न्यूट्रल है, वो तो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा नहीं। तो कॉपर और वाटर में से एक चीज़ रिड्यूस होगी, तो रिडक्शन तो कॉपर का ही होगा कैथोड पर। एनोड पर अब देखिए क्या क्या हो सकता है। एनोड पर तो वाटर का ऑक्सीडेशन हो सकता है, एक सल्फेट का ऑक्सीडेशन हो सकता है, और साथ के साथ एक हमारे पास अब यहाँ पर कॉपर मेटल की रोड भी है जो कि इलेक्ट्रोड की है, ये भी ऑक्सीडाइज हो सकती है एनोड पर। अब देखिए एनोड पर कॉपर भी ऑक्सीडाइज हो सकता है, वाटर भी और सल्फेट भी। अब दोनों में से होगा किसका, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होता है वो ऑक्सीडाइज होता है। वाटर का रिडक्शन पोटेंशियल 1.23 प्लस 0.25 ओवर वोल्टेज, तो 1.48 हो गई। सल्फेट का 1.96 और कॉपर का होता है 0.34। तो देखिए सबसे कम रिडक्शन पोटेंशियल किसका है, कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल सबसे कम है। तो कुल मिलाकर रिडक्शन ऑक्सीडेशन जो है वो कॉपर का होगा। ना ये होगी रिएक्शन, ना ये रिएक्शन होगी, ये तीसरी रिएक्शन होगी, कॉपर ही ऑक्सीडाइज होगा। तो कुल मिलाकर कैथोड पर कॉपर का रिडक्शन होगा और एनोड पर कॉपर का ऑक्सीडेशन होगा। तो ये आपकी जो रिफाइनिंग प्रोसेस है मेटलर्जी चैप्टर में, वहाँ पर यही चीज़ यूज़ होती है। या आप सिल्वर प्लेटिंग करते हैं, कॉपर प्लेटिंग करते हैं, तो वहाँ पर ये सारी रिएक्शंस यूज़, यही मेथड आपका यूज़ होता है। कॉपर डिजोल्व फ्रॉम द एनोड एंड इज डिपॉजिटेड एट कैथोड। एनोड से कॉपर डिजोल्व होता रहेगा, कैथोड पर डिपॉजिट होता रहेगा। तो ये सारी चीज़ें आपकी इलेक्ट्रोलिसिस और उसके प्रोडक्शन ऑफ द प्रोडक्ट है कि कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, तो वो आपको एक्सप्लेन करना है ऑन द बेसिस ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल। जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा वो रिड्यूस, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम वो ऑक्सीडाइज एट एनोड। तो ये तो आपकी हो गई। अब इसके बाद इसके अंदर दो लॉज और रह गए, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। देखिए ज़रा वो क्या है। फर्स्ट लॉ फैराडेज लॉ, द अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड at cathode and anode in the electrolysis is directly proportional to the quantity of the electricity passed through the electrolyte। मतलब क्या है कि जब हम इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं, जैसा पीछे हमने किया कि एनोड पर कॉपर डिपॉजिट होगा, कैथोड पर भी कॉपर डिपॉजिट होगा, या एनोड पर हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी, कैथोड पर ऑक्सीजन प्रोड्यूस होगी। डिपेंड करता है आपका केस क्या है, एक्वस NaCl है या मोल्टन NaCl है। तो एक सब्सटेंस एनोड पर प्रोड्यूस होता है, एक सब्सटेंस कैथोड पर प्रोड्यूस होता है। फैराडेज लॉ हमें यह बताता है कि जो सब्सटेंस प्रोड्यूस होगा कितने ग्राम प्रोड्यूस होगा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड या लिबरेटेड एट एन इलेक्ट्रोड, एक इलेक्ट्रोड पर कितना सब्सटेंस डिपॉजिट होता है। तो फैराडेज फर्स्ट लॉ कहता है कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड एट कैथोड और एनोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट, कि कितना करंट पास किया गया है। तो कितना करंट पास किया गया है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्वांटिटी ऑफ चार्ज कूलाम में, क्वांटिटी ऑफ चार्ज पास थ्रू इट। तो इसको हम W इज इक्वल टू Z इंटू क्यू भी लिख देते हैं, जहाँ पर Z हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट है, या इसको हम Z इंटू आई इंटू टी भी लिख देते हैं, क्योंकि Q जो हमारा चार्ज होता है वो करंट इंटू टाइम भी होता है, टाइम सेकंड में, और I एम्पियर में। आपको मालूम होगा Q जो है वो हमारा I इंटू टी भी होता है। तो ये हमारा W इज इक्वल टू Z इंटू आई इंटू टी, ये हमारा इक्वेशन बनती है इलेक्ट्रोकेमिकल या फैराडेज फर्स्ट लॉ की डेफिनेशन, और उसके अकॉर्डिंग हमारी इक्वेशन W इज इक्वल टू Z इंटू आई इंटू टी, जिसमें W आपका मास ऑफ द सब्सटेंस डिपॉजिटेड, Q क्वांटिटी ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी पास्ड, I एम्पियर करंट और T टाइम इन सेकेंड। Z इसमें कॉन्स्टेंट है जिसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, इसकी डेफिनेशन भी हमें देनी होती है। तो अगर हम एम्पियर को करंट को 1 एम्पियर मान लें, करंट इज 1 एम्पियर, टाइम 1 सेकेंड मान लें, तब हमारा Z जो है वो Q के इक्वल हो जाता है। इस इक्वेशन में देखिए आप, अगर I भी 1 एम्पियर हो, टाइम भी 1 सेकेंड हो, तो Z इज इक्वल टू W, मतलब इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड, ये देखिए अमाउंट इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट इज इक्वल टू
amount of substance deposited when 1 ampere current is passed for 1 second। ऐसे भी लिख सकते हो, या इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड व्हेन 1 कूलम्ब चार्ज इज पास्ड थ्रू द 1 कूलम्ब चार्ज इज पास्ड थ्रू इट। 1 कूलम्ब चार्ज या 1 एम्पीयर करंट 1 सेकंड के लिए अगर पास किया जाए तो जितना सब्सटेंस डिपॉजिट होगा इलेक्ट्रोड पर वो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कहलाता है। तो ये तो हमारा फर्स्ट लॉ है, न्यूमेरिकल जिस पर भी आते हैं करेंगे हम इसमें हम। और इसके बाद ऐसे ही हमारा सेकंड लॉ है, व्हेन सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट द मास ऑफ द डिफरेंट सब्सटेंस डिपॉजिट और डिजोल्व एट इलेक्ट्रोड आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर केमिकल इक्विवेलेंट। केमिकल इक्विवेलेंट वही आपका इक्विवेलेंट मास। तो अगर आपके दो सब्सटेंस है, ये कॉपर सल्फेट है और ये सिल्वर है, एक पर कॉपर डिपॉजिट हो रहा है, एक पर सिल्वर डिपॉजिट हो रहा है, करंट दोनों में से सेम पास किया गया क्योंकि दोनों को सीरीज में जोड़ा गया है, तो दोनों में से सेम करंट पास होगा। जितना करंट यहाँ से पास होगा उतना ही करंट इस सॉल्यूशन से भी पास होगा। तो जितनी कॉपर यहाँ डिपॉजिट होगी और जितनी सिल्वर यहाँ डिपॉजिट होगी, उन दोनों के मास की जो रेशो है वो इनके इक्विवेलेंट मास के रेशो के बराबर होगी। मास ऑफ कॉपर डिपॉजिट डिवाइड बाई मास ऑफ सिल्वर डिपॉजिट इज इक्वल टू मास ऑफ इक्विवेलेंट मास ऑफ कॉपर डिवाइड बाई इक्विवेलेंट मास ऑफ सिल्वर। ये हमारा सेकंड लॉ है। तो ये दो लॉज हैं और इन पर बेस्ड हमारे न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। वो न्यूमेरिकल्स कैसे हैं ज़रा वो देखिए। मैं पहले वैसे इसके लिए न्यूमेरिकल सोल्व करने से पहले आपको एक सिंपल चीज़ बता देता हूँ कि कैसे न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं इसमें। सपोज कीजिए आपका आ गया कि 2 एम्पीयर का करंट 10 सेकंड के लिए सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन से पास किया गया, सिल्वर नाइट्रेट। तो बताइए कितने सिल्वर डिपॉजिट होगी। बड़ा सिंपल सा, आपको सिर्फ एक ये रिएक्शन याद रखनी है कि सिल्वर आयन इसमें है, इस पर एक पॉजिटिव चार्ज है, एक इलेक्ट्रॉन गेन करके सिल्वर मेटल प्रोड्यूस करता है। तो यहाँ पर जो सिल्वर का एटॉमिक मास है वो 108 ग्राम हो गया और ये हो गया आपका 1 मोल। 1 मोल पर आपको मालूम है 96,500 कूलम्ब चार्ज होता है। 1 फैराडे, 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर 96,500 या 1 फैराडे चार्ज होता है। तो इतने कूलम्ब चार्ज से 108 ग्राम सिल्वर डिपॉजिट हो रही है। 96,500 कूलम्ब चार्ज से 108 ग्राम सिल्वर डिपॉजिट हो रही है। 1 कूलम्ब से कितनी होगी? अब 1 कूलम्ब से डिपॉजिट हो जाएगी 108 डिवाइड बाई 96,500। ये आपका जेड की वैल्यू आ गई। सिल्वर के लिए जेड की वैल्यू आ गई एटॉमिक मास डिवाइड बाई 96,500। अगर सिल्वर की बजाय सपोज कीजिए कॉपर होता, अब सिल्वर की बजाय कॉपर अगर होता तब क्या होता आपका? तब आपको क्या याद रखना है? अब कॉपर के लिए रिएक्शन क्या होगी? कॉपर +2 +2 इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस कॉपर। सिल्वर के लिए, कॉपर के लिए ये, तो यहाँ पर हो गया आपका 2 × 96,500 और ये प्रोड्यूस कर रहा है 63.5 ग्राम कॉपर, इसका एटॉमिक मास कॉपर का। तो यहाँ जो जेड की वैल्यू हो गई 63.5 डिवाइड बाई 2 × 96,500। 2 × 96,500 इतने कूलम्ब चार्ज से प्रोड्यूस होता है 63.5 ग्राम कॉपर। तो एक से प्रोड्यूस होगा 63.5 डिवाइड बाई 2 × 96,500। और 1 कूलम्ब चार्ज से जितना अमाउंट सब्सटेंस का डिपॉजिट होता है वो उसका इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट या जेड होता है। तो कुल मिलाकर ये हो गया जेड। तो कुल मिलाकर आपका कोई भी सब्सटेंस हो, कोई भी सब्सटेंस अगर उस पर n चार्ज है, कोई भी मेटल है, सपोज कीजिए मेटल है कोई भी m जिस पर n चार्ज है, तो वो n इलेक्ट्रॉन गेन करके मेटल प्रोड्यूस करेगा। इसका एटॉमिक मास है a। तो जो z की वैल्यू होगी वो a डिवाइड बाई n × 96,500 हो जाएगी। ये z की वैल्यू हो जाएगी। अब z निकल गया तो फिर उसके बाद हमें अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट निकालना बड़ा आसान है। z × I × T, ये हमारा फार्मूला था। z ये हो गया हमारा, सिल्वर का एग्जाम्पल लिया था मैंने, 2 एम्पीयर करंट 10 सेकंड के लिए। z सिल्वर के लिए आया था 108 बटे 96,500। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस निकल जाएगी बड़ी आसानी से। तो इस तरह से हम इनके न्यूमेरिकल्स को सोल्व करते हैं। तो मैं पहले यही एक न्यूमेरिकल आपको एग्जांपल देता हूँ। ये देखिए ज़रा,
पहला नंबर के लिए है, जैसे ए करंट ऑफ 10 एम्पियर इज पास थ्रू ए कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन फिटेड विद कॉपर इलेक्ट्रोड एट फॉर 1 आवर। अब 1 घंटे के लिए 10 एम्पियर करंट का पास किया गया है। व्हाट आर द वेरियस चेंजेस ऑब्जर्व्ड, डिस्कस्ड क्वालिटेटिव एज वेल एज क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स। क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स तो यही है कि कॉपर आयन जो है वो इलेक्ट्रॉन को गेन करके कॉपर मेटल बना लेंगे और वो कॉपर मेटल डिपॉजिट होगा। कॉपर एनोड डिजोल्व इनटू कॉपर आयन फ्रॉम द सॉल्यूशन एंड रिड्यूस्ड एट कैथोड। तो एनोड पर कॉपर इलेक्ट्रोड हैं, तो एनोड पर कॉपर ही ऑक्सीडाइज होगा, कॉपर ही रिड्यूस होगा। ठीक है, और उसके बाद आ गया आपका क्वांटिटेटिव अप्रोच, कितना कॉपर डिपॉजिट होगा, क्वांटिटी बतानी है। तो इसके लिए आपका फार्मूला वही है, W=Z/I/T। Z वो 63 कॉपर है तो एटॉमिक मास 63.5 डिवाइडेड बाई +2 चार्ज होता है 2 फैराडे हो गए, 2 × 9500। I 10 एम्पियर, करंट हो गया आपका, सॉरी टाइम हो गया 1 घंटा। 1 घंटा मतलब 1 × 60 60 मिनट × 60 3600 सेकेंड है। सेकंड में टाइम लेना है बस, ये आपको करना है। तो W होगा Z/I/T 11.845 ग्राम, इतने कॉपर डिपॉजिट होगी। ये सिंपल से न्यूमेरिकल आपको इसमें आते हैं। हाँ, जो एक बड़ा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, थोड़ा जो मैक्सिमम कॉम्प्लेक्स न्यूमेरिकल है वो इस तरह का होता है इसके अंदर कि सिल्वर इज इलेक्ट्रो डिपॉजिटेड ऑन ए मेटालिक वेसल ऑन द सरफेस एरिया ऑफ 800 सेंटीमीटर स्क्वायर बाय पासिंग करंट ऑफ 0.2 एम्पियर करंट फॉर 3 आवर्स। कैलकुलेट द थिकनेस ऑफ द सिल्वर लेयर इफ डेंसिटी ऑफ द सिल्वर इज 10.47 ग्राम। डेंसिटी याद रखना, मैंने माइक्रो करेंगे हम इसको। 2 एम्पियर का करंट 3 घंटे के लिए पास किया गया है, 800 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया है और 10.47 ग्राम उसकी डेंसिटी है। और हमें बताना है कि थिकनेस क्या होगी। अब देखो क्वेश्चन समझिए पहले तो क्या है। क्वेश्चन आपका है कि एक वेसल है, बर्तन है कोई भी, किसी भी शेप का, सपोज कीजिए ये एक वेसल है, इसकी इलेक्ट्रोलिसिस की गई और इस पर सिल्वर डिपॉजिट कर दी गई। इसके ऊपर एक लेयर सिल्वर की डिपॉजिट कर दी गई है। तो इस सिल्वर की जो लेयर इस पर डिपॉजिट की गई, इसकी थिकनेस हमें निकालनी है। जबकि इस वेसल का जो एरिया था वो 800 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया था। 0.2 एम्पियर करंट पास किया गया 3 घंटे के लिए। डेंसिटी 10.47 ग्राम्स पर ml है, ये डेंसिटी है जी। और हमें निकालना है इसकी थिकनेस। देखिए अब पहले बेसिक क्या है, हम क्या करेंगे, पहले निकालेंगे कितना सिल्वर डिपॉजिट हुआ। सिल्वर कितना डिपॉजिट हुआ वो कैसे निकालेंगे, Z/I/T। Z/I/T। तो Z सिल्वर है वही 108 डिवाइड बाई 96,500। एम्पियर करंट 0.2 आवर्स 3 घंटे गुणा 3600, ये आपका सेकेंड में होगा टाइम। इतना सिल्वर डिपॉजिट हुआ है। सिल्वर की डेंसिटी दे रखी है, इतने ग्राम सिल्वर डिपॉजिट होता है। डेंसिटी में दे रखी है, वॉल्यूम निकाल लेंगे। वॉल्यूम क्या होता है, मास बाई डेंसिटी। तो अगर हम ये जितने भी ग्राम सिल्वर आएगा, जितना ग्राम भी सिल्वर आएगा उसको अगर मैं डेंसिटी से डिवाइड कर दूं, वॉल्यूम आ गया। और वॉल्यूम होता है हमारा एरिया इंटू हाइट। एरिया मुझे दे रखा है, हाइट मुझे निकालनी है, वॉल्यूम में निकाल चुका हूँ। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया इंटू हाइट। वॉल्यूम मुझे मालूम है, एरिया मुझे मालूम है, हाइट मतलब थिकनेस निकालनी है। ये बेसिकली हमें पहले निकालो कितने ग्राम सिल्वर है, फिर उसका वॉल्यूम निकालो। वॉल्यूम होता है एरिया इंटू हाइट, एरिया दे रखा है, हाइट निकालनी है। बेसिक हम इसमें ये करेंगे। अब वो कैसे है देखिए जरा, ये वो न्यूमेरिकल है। पहले तो क्वांटिटी ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी पास Q है I/T, तो Q इक्वल टू क्या हो गया, सिल्वर डिपॉजिट Z/Q ये I/T हमने पहले ही कर चुके हैं। तो इतने ग्राम सिल्वर डिपॉजिट हुआ, इसका वॉल्यूम हो गया मास डिवाइड बाई डेंसिटी, इतने वॉल्यूम आ गया। अब वॉल्यूम होता है हमारा एरिया इंटू थिकनेस, तो थिकनेस हो जाएगी वॉल्यूम डिवाइडेड बाई एरिया। तो वॉल्यूम डिवाइड बाई एरिया कर दिया, ये हमारी इसकी थिकनेस आ गई। मैक्सिमम मुश्किल न्यूमेरिकल पर ये आते हैं। तो ये इसके न्यूमेरिकल है फैराडेज लॉ की। और ये आपका चैप्टर कंप्लीट है। थैंक यू।